कोई कहते हैं बहुत लंबे समय तक चलेंगे, कोई कहते हैं 2027 तक है। आपका आकलन क्या है? मेरा आकलन है नरेंद्र मोदी का जाने का समय आज बहुत जल्द सुनने मिलेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब संन्यास ले रहे हैं, अब उनका जाने का समय है। दोस्तों, खेला आखिरकार हो गया। कौन सा खेला? खेला वो जो 75 साल की एक टाइमलाइन दी गई थी नरेंद्र मोदी साहब को कि 17 सितंबर को जब 75 साल के होंगे तो बधाई नहीं, विदाई का मौका होगा। बधाई नहीं मिलेगी बल्कि विदाई मिलेगी। लेकिन अब सवाल एक उठने लगा है कि क्या वाकई नरेंद्र मोदी साहब की सिर्फ प्रधानमंत्री पद से विदाई होगी या एनडीए की विदाई होने जा रही है, सरकार की विदाई होने जा रही है, मोदी सरकार की विदाई होने जा रही है? क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, पिछले 24 घंटे के भीतर कई सारे घटनाक्रम बड़ी तेजी से घटे हैं। चंद्रबाबू नायडू से लेकर नीतीश कुमार तक सब अब बागी तेवर दिखा रहे हैं। अचानक से ऑपरेशन 37 की शुरुआत बीजेपी करने जा रही है, इस तरह के संकेत मिलने लगे हैं। हलचल मची हुई है, हड़कंप मचा हुआ है। 15 अगस्त को क्यों इतना लंबा भाषण दिया था और आरएसएस के चारों इर्द गिर्द क्यों बोया और बुना गया था, वो भी आपको दिखाऊंगा। और यह भी दिखाने जा रहा हूं कि आखिरकार नरेंद्र मोदी साहब की वो कौन सी मजबूत बैसाखी है जिसने राहुल गांधी से न केवल मुलाकात की बल्कि डील हो गई है। ये ऑपरेशन 37 क्या है? वो कौन ऐसे 8 मुस्लिम लड़के हैं जिन्हें 18 साल बाद रिहा किया गया, वो दिखाऊंगा। कि कोर्ट से भी तनातन अब आदेश आ रहे हैं। जो हिंदू मुसलमान कर रहे थे दिन रात, उनके लिए एक बहुत बड़ा चाबुक है ये। और देखिएगा, राहुल गांधी और अखिलेश यादव या फिर जो विपक्षी पार्टी के नेताओं को देखिए और देखिए नरेंद्र मोदी साहब। लोकप्रियता का अंदाजा आप खुद लगाइएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत इस खबर के साथ करने जा रहा हूं। पहले एक खबर आई, क्या सरकार जाने वाली है? यह सवाल की शुरुआत में इसलिए करने जा रहा हूं क्योंकि जैसे ही यह खबर आई है उसके बाद दनादन एक के बाद एक चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। पहले देखिए, एक हिंदुस्तान की खबर थी, चंद्रबाबू नायडू से मिले हैं राहुल गांधी, वोटर लिस्ट पर विवाद के बीच अब नया दावा। दरअसल उनके हर एक सहयोगी, चाहे जनता दल यूनाइटेड हो या फिर टीडीपी हो, वो नजर गड़ाकर बैठे हुए थे कि जो राहुल गांधी की तरफ से, विपक्ष की तरफ से मुद्दा उठाया जा रहा है, यह मुद्दा वाकई हावी हो पाएगा या फिर से धराशायी हो जाएगा। क्योंकि गोदी मीडिया तुली पड़ी थी कि कैसे भी करके राहुल गांधी को फ्लॉप साबित किया जाए। चुनाव आयोग नोटिस भेजकर डरा रहा था। गोदी मीडिया, गोदी एंकर लगातार माहौल क्रिएट कर रहे थे। लेकिन आखिरकार ये जन आंदोलन में तब्दील हो गया। जो आरोप राहुल गांधी ने लगाए उसके साथ जनता जुड़ी, और जब जहां जनता जुड़ती है वहां पॉलिटिकल पार्टी भी पस्त हो जाती है, क्योंकि चुनाव तो जनता ही जिताएगी। तो आखिरकार ये देखने को मिला कि नरेंद्र मोदी साहब की दो बड़ी बैसाखी, पहला नाम टीडीपी और दूसरी है जेडीयू, दोनों ने सरेंडर कर दिया कि नहीं। खबर निकल कर आई, चंद्रबाबू नायडू ने न केवल बात की है बल्कि डील हो रही है कि क्या किया जाए। क्योंकि इससे पहले जगदीप धनखड़ साहब को लेकर भी खबर थी कि जगदीप धनखड़ साहब को लेकर एक खबर मोदी शाह तक पहुंची थी कि अरविंद केजरीवाल, मल्लिकार्जुन खड़गे इनसे मुलाकात की और अंदर खाने ये बात थी कि उन्होंने चंद्रबाबू नायडू से कहा है कि आप समर्थन वापस लीजिए। खबर निकल कर आ रही थी। अचानक से उनका इस्तीफा लिया जाता है। खुद इंडिया टीवी ने यह खबर बताई, सोचिए गोदी चैनल है उसने खुद यह खबर बताई कि हाँ, नरेंद्र मोदी साहब तक ये बात पहुंची कि किस तरीके से सरकार को अस्थिर करने की कोशिश हो रही थी और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहे थे जगदीप धनखड़। अचानक से उनसे कहा गया कि इससे पहले जो महाभियोग लाया था विपक्ष, इस बार हम लाएंगे और ऐसा लाएंगे कि इस बार आपको हटना पड़ेगा। आप सम्मानजनक तरीके से हटना चाहते हो या फिर महाभियोग के जरिए आप तय करिए। उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब एक बार फिर से वही चंद्रबाबू नायडू केंद्र में है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू और राहुल गांधी की न केवल बात हुई है बल्कि खबर निकल कर आ रही है कि वो अपना समर्थन वापस लेने जा रहे हैं। इन सब के बीच जरा ये देखिए क्या था। एसआईआर का मुद्दा उठा था, विपक्ष लगातार नाराज था, कोर्ट तक गया था, लेकिन एनडीए का कोई सहयोगी इसके खिलाफ नहीं बोल रहा था। पहला नंबर किसका आया था? पढ़िए, बीजेपी की सहयोगी टीडीपी को क्यों रास नहीं आ रहा एसआईआर। जताई आपत्ति और पूछिए ये सवाल। एसआईआर जिसे लेकर बीजेपी हमेशा पॉजिटिव रही और चुनाव आयोग का साथ देती रही। एक भी एनडीए का जो दल है बीजेपी के साथ साथ किसी ने नहीं बोला, लेकिन टीडीपी ने सवाल खड़े कर दिए थे एसआईआर कि मुद्दे पर कि ऐसे वक्त में क्यों, जब बिहार में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उस समय क्यों, इसके लिए टाइम देना चाहिए। उसके बाद टीडीपी के साथ साथ जनता दल यूनाइटेड के सांसद भी मैदान में उतर आए थे। बिहार के बांका से गिरधारी यादव ने, वहीं संसद के सत्र चल रहा था, उसी समय संसद के गलियारे में खड़े होकर कह दिया था कि मुझे 10 दिन लग गए, मैं सांसद हूं दस्तावेज इकट्ठा करने में। अब सोचिए आम जनता क्या करेगी, कैसे रोज जाएगी के दफ्तर कि मेरा दस्तावेज ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया। वो अपना रोजगार ना तलाशे, ये ना करे,
इस पर वो जेडीयू भी नाराज थी। बीजेपी समझ गई कि जनता दल यूनाइटेड भी हाथ से खिसक रही है और टीडीपी ने भी नाराजगी अपनी जता दी। अब इन सब के बीच और भी क्या खबर निकल कर आई, इसे पढ़िए जरा। क्या है ऑपरेशन 37? ये ऑपरेशन 37 समझिए, क्या रचा जा रहा है कोई बड़ा षड्यंत्र, भ्रमित करना, धोखा देना और बांटना। दरअसल ये भ्रमित भी करते हैं, धोखा भी देते हैं। अब इस तीन चीज क्या है? तो भ्रमित करने का मतलब अपने सहयोगी पार्टी के सांसदों को भ्रमित करके, धोखा देकर और बांटकर अपने हिस्से में लाने की कोशिश हो रही है, जिससे नरेंद्र मोदी साहब की कुर्सी बची रहे। कैसे? पढ़िए। जिसके ये है 3 गुप्त हथियार, राजनीतिक गलियारों में खलबली मच गई है। मिशन के निशाने पर कौन है? सत्ताधारी दल के 37 सांसद। तो चलिए मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से वो 37 सांसद बता देता हूं, लेकिन उससे पहले आपको बताता हूं कि 3 दिन पहले हुआ क्या था दिल्ली में, जिसके बाद ये ऑपरेशन 37 शुरू करना पड़ा ऑपरेशन 37। तो सबसे पहला जो है वो ये कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब का चुनाव होता है, बैलेट पेपर से होता है। मोदी लगातार अमित शाह को आगे बढ़ा रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि कैसे भी करके आप आगे बढ़िए, ठीक है ना। जैसे बताया जाए, मोदी के बाद योगी नहीं, मोदी के बाद शाह प्रधानमंत्री बनेंगे। देखिए कितनी क्षमता है सरकार संभालने की, संगठन संभालने की, सरकार संभालने के साथ साथ पार्टी संभालने की। लेकिन उनकी पहली अग्नि परीक्षा क्या थी? कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब का चुनाव जीतना है। संजीव बालियान का समर्थन अमित शाह ने दिया। अमित शाह जहां खड़े हैं, मोदी कहीं जाएंगे नहीं। मोदी भी साथ आ गए, जेपी नड्डा भी आ गए। लेकिन खबर निकल कर आई कि बीजेपी के ही सांसद राजीव प्रताप रूडी जब कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब के प्रत्याशी थे दूसरे, जिनके खिलाफ पूरी बीजेपी थी, मोदी गुट वाली, आरएसएस के कहने पर बीजेपी के सांसदों ने क्रॉस वोटिंग कर दी और विपक्षी सांसदों ने मिलकर राजीव प्रताप रूडी को जिताया। 100 से ज्यादा वोट राजीव प्रताप रूडी को मिले और पहली अग्नि परीक्षा में फेल साबित हुए अमित शाह। इनमें यह तय किया गया कौन कौन से सांसद हैं जिन्होंने हमारे कहने के बाद भी हमारे समर्थित प्रत्याशी को वोट न देकर राजीव प्रताप रूडी को दिए। और ऐसा अगर आने वाले वक्त में हुआ तो सरकार नहीं चल पाएगी। मोदी के 75 साल पूरा होते ही न केवल इस्तीफा होगा बल्कि एनडीए की सरकार भी भरभरा कर गिर जाएगी। क्या कहा जा रहा है मैं दिखाता हूं। पहले आइए, चंद्रबाबू नायडू राहुल गांधी से मिलिए। 16 सांसद हैं उनके, 291 सांसदों वाली ये सरकार है। इस 291 सांसदों में से अगर अभी फिलहाल यह हटा दिया जाए डेटा कि कितने सांसद हैं, 291 में से चंद्रबाबू नायडू की पार्टी के 16 सांसद हटाए जाते तो होती है 275, यानी 272 का जादुई आंकड़ा चाहिए होता है सरकार में बने रहने के लिए। 3 सांसद ज्यादा है। लेकिन जेडीयू भी नाराज चल रही है, 12 सांसद उनके, तो 263 सांसद रह जाएंगे। कुल मिलाकर अल्पमत में आ जाएगी सरकार। लेकिन नाराजगी चिराग पासवान की भी है, इसलिए माना जा रहा है 5 सांसद भी साथ छोड़कर जा सकते हैं, बचे 258। जिस तरीके से हाल ही में सत्यपाल मलिक के साथ हुआ, पूर्व राज्यपाल रहे, आरोप हो सकते हैं, आपके साथ मतभेद हो सकते हैं, लेकिन 4 राज्यों में पूर्व एक राज्यपाल की भूमिका निभा चुके हैं। राजकीय सम्मान नहीं दिया, किस तरह से जाटों का अपमान हुआ। उसके साथ साथ आपको मैंने दिखाया कि कैसे जगदीप धनखड़ साहब को जबरदस्ती इस्तीफा दिलवाया गया, ऐसा आरोप लगा। और 21 जुलाई से जगदीप धनखड़ साहब गायब है, कोई अता पता नहीं है। जाट नाराज है इस चीज को लेकर भी। हाल ही में योगी सरकार के मंत्री हैं चौधरी लक्ष्मी नारायण, उन्होंने क्या कहा कि आरएलडी एक पनौती पार्टी है, जिसके साथ रही वो चुनाव हारे। जाटों में नाराजगी है। फिलहाल जैन चौधरी की पार्टी के 2 सांसद और हैं, अगर वो भी इस्तीफा देते हैं तो ये कुल मिलाकर आ जाता है आंकड़ा 256। और 256 के आंकड़े पर आने के साथ साथ आरएसएस समर्थित जो सांसद हैं, जिनकी तादाद 50 से ज्यादा बताई जा रही है, अभी भी है तो 100 से ज्यादा, लेकिन 50 जो बिल्कुल विश्वास पात्र हैं, अगर वो हटते हैं तो मात्र 200 सीटों पर सिमट कर रह जाएगी मोदी सरकार। यानी गिरने का जो अंदाजा लगाया जा रहा था वो हकीकत में तब्दील होता नजर आ रहा है। जरा इनको भी सुनिए। कोई कहते हैं बहुत लंबे समय तक चलेंगे, कोई कहते हैं 2027 तक है। आपका आकलन क्या है? मेरा आकलन है नरेंद्र मोदी का जाने का समय आ चुका है। बहुत जल्द सुनने मिलेगा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अब संन्यास ले लेंगे, अब उनका जाने का समय आ गया। ये उनके पॉलिटिकल वनवास का वक्त है, ये खुद कहा जा रहा है। देखिए अलग अलग जगह से ये खबरें निकल कर आ रही हैं। चलिए अगली खबर आपको दिखाता हूं। अब इन सब के बीच एक खबर आप जरा न्यूज 24 की देखिए। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, भारत पाक विभाजन को लेकर एनसीईआरटी ने नया मॉड्यूल तय कर दिया। इसमें विभाजन अनिवार्य नहीं था, पढ़वाया जा रहा है, बताया जा रहा है कौन दोषी, कांग्रेस दोषी। देखिए विभाजन के दोषी, इस पर 15 अगस्त 1947 को भारत बट गया। एक व्यक्ति का काम नहीं था, पर भारत का विभाजन करने में 3 तत्व जिम्मेदार थे, जिसमें जिन्ना थे पहले, दूसरे कांग्रेस जिसने इसे माना, और तीसरे माउंटबेटन जिन्होंने इसे लागू किया। यानी कांग्रेस को जिम्मेदार बताया जा रहा है। ये वो लोग बता रहे हैं जिनका आज़ादी में कोई योगदान था ही नहीं। अब इन सब के बीच एक खबर और देखिए। 18 साल बाद 8 मुस्लिम बरी किए गए। इनको सिमी का सदस्य बताया गया था। इनके खिलाफ कार्रवाई हुई थी यूएपीए के तहत, जिसमें शकील, शाकिर, नासिर, मोहम्मद, रेहान, अतुल्ला खान, जियाउर रहमान, वकार बैग, यूसुफ बैग, इम्तियाज,
अहमद, निसार अहमद, मोहम्मद अबरार, आरिफ मोहम्मद कासिम और शेख अहमद, इन सबको दोषी बताया गया, मतलब बताया गया था। और सिमी के 18 साल तक इनकी जिंदगी को बर्बाद किया गया और अब कहा गया नहीं, ऐसा कोई मिला ही नहीं, इनका कोई संवाद ही नहीं था सिमी के साथ, ये सबूत ही नहीं है। सोचिए 18 साल मुस्लिम परिवारों के बर्बाद कर दिए, मुस्लिम बच्चों के। दूसरी खबर जनरल मेरठ से आई, बंगाली मुस्लिम मजदूरों को बांग्लादेशी बताकर हिरासत में लेने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और 9 राज्यों को नोटिस भेज दिया है कि आप ऐसे ही नहीं कि मुसलमान लिए और पकड़े और कह दिया तुम बांग्लादेशी हो। अब इसको लेकर भी लताड़ पड़ रही है, बहुत चिल्लाते हैं ना बांग्लादेशी, रोहिंग्या रोहिंग्या बांग्लादेशी। एक राहुल गांधी की एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रही है, वीडियो क्या देखिए। दरअसल इसमें यह दावा किया जा रहा है, बारिश में भीगते हुए राहुल गांधी ने जिस तरीके से झंडारोहण किया था, उसके बाद 32 सेकंड का एक छोटा वीडियो 41 मिलियन लोगों ने देखा, 5.3 मिलियन लोगों ने पसंद किया, और लाल किले से 103 मिनट का भाषण जो पूरी मशीनरी से चलाया गया, उसकी हवा निकल गई। ये पता लग रहा है कि अब तेजी के साथ किसकी हवा घट रही है, किसका जलजला कम हो रहा है, वो तमाम चीज है। ये इसके साथ साथ जाते जाते देखिए मुसलमानों को क्या योगदान। तुमको मालूम माल्टा कहां पर है? भारत से 4000 किलोमीटर दूर माल्टा में। ये भारत से मोहब्बत नहीं थी तो क्या था कि शेखुल हिंद महमूदुल हसन को मक्का गए शरीफुल मक्का ने धोखा दिया तो वहां से गिरफ्तार कर लिए। शुरू के 100 साल तक आज़ादी की लड़ाई सिर्फ मुसलमानों ने लड़ी थी, बाकी लोग 1857 के बाद शामिल हुए। अंग्रेज मुसलमानों को दुश्मन मानते हैं क्योंकि उन्होंने उनसे 800 साल की उनकी सत्ता छीनी थी। नमस्कार।